नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की विदेश नीति का विश्व में डंका, सीआईए चीफ ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी की वजह से परमाणु युद्ध टला। अन्ना हजारे की मांग 11 साल बाद पूरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। लोकायुक्त बिल लाएगी शिंदे सरकार। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जमकर हंगामा। जहरीली शराब से मौत पर बवाल। मुआवजे की मांग पर तकरार। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट की होगी जांच। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीएम को दिए आदेश। जांच के आदेश पर भड़के मौलवी मौलाना। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद फ्रांस में बवाल। फैंस ने फूकी गाड़ियां, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जमकर आग जमी और दो। आज की सबसे पहली खबर में बात जब पीएम मोदी के मुरीद हुए सीआईए चीफ की। दरअसल आज की तारीख में दुनिया जिस मुश्किल वक्त से जूझ रहा है, उस स्थिति में सभी को भारत पर ही विश्वास है। सभी को ऐसा लग रहा है कि भारत हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है। ये उसी का नतीजा है कि G20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान भारत को सौंपी गई। अब इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा है कि हम पीएम मोदी के जलवे को सलाम करते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की चिंताओं का यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रभाव पड़ा है। मतलब साफ है, पीएम मोदी की वजह से परमाणु युद्ध टला और आज दुनिया में शांति है। सीआईए चीफ का कितना बड़ा बयान है ये? देखिए, ये बहुत ही बड़ा बयान है और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंपॉर्टेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये कोई पहली बार नहीं, अमेरिका की तरफ से 1-2 बयान इससे पहले भी आ चुके हैं। और तो और G20 की लीडरशिप जब से हिंदुस्तान को मिली है, तब से फ्रांस ने भी यही बात कहा। मैक्रो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि विश्व शांति की ओर लेकर के जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान का विदेश मंत्रालय, इन लोगों ने हिंदुस्तान की साख को ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी बुलंदी तक ये लोगों ने पहुंचा दिया है। अब यहाँ जो चर्चा हो रही है, जो सीआईए चीफ की तरफ से कहा गया कि जिस हिसाब से पुतिन एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये वक्त पारस्परिक मेल जोल का है और एक साथ आगे बढ़ने का है। और लगातार प्रधानमंत्री दुनिया के उन चंद नेताओं में से हैं जो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं और किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर लगाम लगे, इसकी कोशिश में जुटे हुए हैं और इस कोशिश को दुनिया सलाम कर रही है। जी, जब युद्ध चरम पे था तो पीएम मोदी ने सभी को फोन मिलाया, सभी से फोन पे बातचीत की थी। तो पीएम मोदी की बातों का असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल असर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पुतिन से बात कर ले, वो भी उस वक्त जब इतना ज्यादा एग्रेसिव पोस्चरिंग रूस की तरफ से किया जा रहा। ये चंद नेताओं में से हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने दोनों ही नेताओं से एक साथ बात की है। जी, अगली खबर में बात महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर की। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोकायुक्त लाने की बात कर दी है। कैबिनेट बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार ने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में बनी उस कमेटी की मांगों को मान लिया है जहां पर राज्य में लोकायुक्त लाने की बात कही गई थी। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 11 साल से ज्यादा वक्त अन्ना हजारे ने मेहनत की इस बिल को लेकर। क्या अब मेहनत रंग ला रही है? देखिए, बिल तो लोकायुक्त का आना चाहिए था दिल्ली में, पंजाब में, आ रहा है महाराष्ट्र में।
मतलब जिन लोगों ने लोकायुक्त की टोपी पहनाकर, लोकपाल की टोपी पहनाकर राजनीति की शुरुआत की, वो तो लोकायुक्त और लोकपाल को भूल गए। लेकिन कई और सरकारें हैं जो अन्ना हजारे के मांगों के ऊपर अब तक काम कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर भी दायरे में है। पंजाब में क्या केजरीवाल इस तरह का कानून लेकर के आ सकते हैं? दिल्ली में ला सकते हैं? भूल गए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल रेड लाइट, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और उसी नीति के तहत मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र में लोकायुक्त का कानून आ रहा है। ऐसे ही बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के कानून लाए जाएंगे। शिंदे सरकार के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है, तो लगता है तभी अरविंद केजरीवाल और पंजाब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये क्या रिएक्शन देगी? ये राजनीति का नटवर लाल है, जो वादा करता है वो कभी पूरा नहीं करता। और भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है, अगर लोकायुक्त अगर दिल्ली में होते तो यकीन मानिए अभी कई सारे मंत्री जेल के अंदर होते, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते। अभी तो नॉर्मल तरीके से भ्रष्टाचार की जो जांच इन्वेस्टिगेशन चलती है उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसे में भी कई सारे लोग जेल के अंदर है। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। सीबीआई की जांच मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रही है। तो ये व्यक्ति काम करेगा नहीं, भाषण 1000 देगा। जी बिल्कुल। अगली खबर में बात बिहार शराब कांड की। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और मुआवजे की मांग उठाई। जमकर तकरार, जमकर बयानबाजी हुई। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई, पर नीतीश बाबू मौत के आंकड़े को देखना नहीं चाहते, बल्कि नीतीश सरकार मौत के आंकड़ों को हर दिन छिपा रहे हैं। नीतीश की नाक के नीचे शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। जमीन के नीचे शराब के समंदर की पोल पट्टी लगातार खुलती जा रही है। नीतीश कुमार के नाक के नीचे ही शराब का कारोबार चल रहा है, पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? भाई एक्शन क्या होगा जब शराब माफिया सरकार से जुड़े हुए लोगों के द्वारा चलाया जाता हो? तो फिर एक्शन कहां लिया जाएगा? कौन लेगा? आज छपरा के अंदर 60,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। भट्टी की भट्टी लगी हुई है जंगल के अंदर। पुलिस सो रही है क्या? कोई ये कह दे कि इस तरह से शराब बट रही हो, बिक रही हो, होम डिलीवरी हो रहा हो और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जरा सा भी इल्म ना हो, ये तो बात बचकानी हो जाएगी। राजनीति इस पे हो रही है, क्योंकि ये शराबबंदी की नीति जो है वो नीतीश कुमार के ईगो का सवाल है। लेकिन इस ईगो की वजह से जेडीयू को बहुत नुकसान होता चला जा रहा है। पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऊपर से आप इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी आप कर देते हो जिसका समर्थन गठबंधन की तरफ से नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार इस शराब कांड के चक्कर में न घर के रहे न घाट के रहे। बिहार पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस सो रही है। पुलिस को तो जब आदेश दिया जाएगा तब तो वो काम करेंगे। पुलिस बल किसी भी राज्य के हो, उनको जब तक आदेश नहीं मिलेगा, जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, तब तक पुलिस एक्शन नहीं होता। बगल में ही है ये उत्तर प्रदेश। देखिए किस तरीके से अपराधियों को भगाया गया, खदेड़ा गया, क्योंकि ऊपर से आदेश आता है, ये लोग एक्ट करते हैं। बिहार में आदेश नहीं आता, इसलिए एक्शन नहीं होता। जी। चौथी खबर में बात मदरसों की, जहां जांच पर बवाल जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों में पढ़ाई जा रही कंटेंट पर सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, मदरसों में पढ़ाने वाली कंटेंट की जांच की भी बात कह दी है, जिसके बाद जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मदरसों के सिलेबस की जांच कराने की बात पर काफी ज्यादा भड़क गए हैं। मसूद ने तैश में आते हुए कहा, अगर सरकार मदरसों के सिलेबस की जांच करा रही है तो सरस्वती स्कूलों की भी जांच होनी चाहिए। मदरसों की जांच की बात हो रही है तो ये मौलवी मौलाना क्यों बौखला रहे हैं? देखिए ये पागल हो गए सब लोग। सेकुलरिज्म की, संविधान की दुहाई देंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि एक सेकुलर स्टेट में आप मदरसों के अंदर उस तरह की किताबें आप पढ़ाएं
जिसमें यह लिखा जाए कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, उसकी सजा मौत है, काफिर जहन्नुम में जाएंगे। आप ये कह रहे हो कि हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध ये सब जहन्नुम के लायक हैं और इनको खत्म करना हमारा उद्देश्य है। इस तरह की शिक्षा आप सरकारी पैसे पे दोगे? जांच तो होनी ही नहीं चाहिए इस चीज की। आपको तो सिर्फ पता करना है कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। लोगों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये जहर घोला जाएगा, इसमें तो ज़्यादा जांच की भी आवश्यकता नहीं है। फौरन इस तरह की किताबों के ऊपर बैन लगना चाहिए। रही बात सरस्वती शिशु मंदिर की किताबों की, वहाँ एनसीईआरटी की किताब चलती है। ये कांग्रेस के मौलाना, इनका दिमाग जो है वो सही जगह पे काम नहीं कर रहा है। आप गलत को सही ठहराने के चक्कर में सही को गलत करने का बयान ना दें। मतलब बौखला कर कुछ भी कह रहे हैं आप। बौखला करके सब कुछ में आरएसएस, सब कुछ में बीजेपी, सरस्वती शिशु मंदिर, दुनिया में और कोई काम इन लोगों के पास है नहीं। जरा आप बयान देते हो तो एक बार पता कर लेना चाहिए कि किस स्कूल में कौन से सिलेबस की कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी की किताब में अगर ये लिखी हुई हो ये बात कि भाई मुसलमान लुटेरे हैं, क्या उसको चलाया जाए, पढ़ाया जाए? ये बेकार की बातें हैं। लोगों के दिमाग में जहर फैलाने वाली जितनी भी किताबें हैं वो बैन होनी चाहिए, चाहे वो मदरसे की हो या कहीं और की हो। जी, आज की आखिरी खबर में बात फीफा वर्ल्ड कप की। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, पर यह जीत फ्रांस के फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फाइनल में मिली हार के बाद फ्रांस में फैंस ने आपा खो दिया है और देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पेरिस में जमकर हिंसा हुई और फैंस ने गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी की। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। एक तरफ जश्न का माहौल तो दूसरी तरफ दंगा फसाद। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान में क्रिकेट को लोग एक रिलीजन की तरह मानते हैं, फुटबॉल का वैसा ही क्रेज यूरोप और अमेरिका में है। मेसी मसीहा बन गए, धुआंधार और जबरदस्त। और इनफैक्ट मुझे याद नहीं है कि इस तरीके से टक्कर वाला फाइनल पहले कभी देखा गया हो। दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला, लेकिन फ्रांस एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में थी कि 2 बार लगातार वो वर्ल्ड कप जीते। लोगों की आशा भी थी। फ्रांस में हर जगह लोग भीड़ लगा करके बिग स्क्रीन्स पे देख रहे थे, तो इमोशनल हो गए। और वो भी पेनल्टी कॉर्नर में जाकर के अगर आप हारते हो तो मायूसी तो होती है, लेकिन हिंसा का जगह किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये हिंसा हुई है, ये दुखद है, लेकिन ये एक टेम्पररी, आप ये समझ लीजिए कि लोगों के दिलों का जो गुबार जो है वो निकला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।